हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कक्षा 10 साइंस यानी कक्षा 10 विज्ञान। दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। जो इसमें जो होगा हमारा चैप्टर नंबर 15 होगा प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आज सभी आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक शेयर और दोस्तों हाँ एक प्यार से कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना दोस्तों ये वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आने वाला है मार्च के समथिंग। तो दोस्तों उससे रिलेटेड ही ये वीडियो है। कक्षा 10 है, कक्षा 10th साइंस विज्ञान इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं दोस्तों, साइंस की इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और दोस्तों चैप्टर नंबर 15 होगा प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। दोस्तों चैप्टर जो 15 है ये हमारा अंतिम चैप्टर होगा, यानी इससे बाद में यानी मैंने पूरी साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर वाइज यानी कक्षा 10 के वो सभी करा दिए। तो दोस्तों चैप्टर नंबर जो 15 होगा वो प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और दोस्तों आपका आखिरी चैप्टर होगा। दोस्तों जो इसमें सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में तैयार कर जाने हैं, यानी वे क्वेश्चन ही आपको बोर्ड परीक्षा में तैयार कर जाने हैं दोस्तों। सभी वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं सभी वे क्वेश्चन लेकर आता हूं जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के इंपॉर्टेंट विषयों की यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी विषयों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज। दोस्तों चाहे आप कक्षा 10 में हो या 12 में है आप जरूर जुड़ सकते हैं और उनकी प्ले लिस्ट है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें दोस्तों। जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे ये वीडियो वे जरूर देखें क्योंकि दोस्तों उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। टॉपर इस तरह पढ़ते हैं 95% लाने के लिए। दोस्तों टॉपरों का यही तरीका होता है पढ़ने के लिए कि सबसे पहले वे अपने सिलेबस संपूर्ण करते हैं और सिलेबस के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम मॉडल टेस्ट भी कराएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि जल संग्रहण, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 है जल संग्रहण से क्या तात्पर्य है। 2012, 13, 14, 15, 19 में पूछा गया दोस्तों। 2012, 13, 14, 15, 19 में यानी जल संग्रहण से क्या तात्पर्य है, यानी दोस्तों हम जल संग्रहण क्यों करते हैं। तो जल संग्रहण का तात्पर्य वर्षा जल को एकत्रित करना और उसका उपयोग करना है। दोस्तों संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा, यानी जैसे ही वर्षा हुई दोस्तों आप जिस जगह पानी की कमी होगी आप उस पानी को एक बड़ा सा यानी खड्डा सा तालाब टाइप बनाकर उसमें इकट्ठा कर लेते हैं और दोस्तों फिर उसे यानी अपनी आवश्यकता अनुसार सफा करके यानी उसे पीने योग्य या जिस काम में भी लेना चाहता है उस काम में ले लेते हैं। तो जल संग्रहण का तात्पर्य वर्षा जल को एकत्रित करना और उसका उपयोग करना है, यानी उसका उपयोग करना है। जल संग्रहण यानी जल संग्रहण तकनीकों का नियंत्रण स्थानीय निवासियों द्वारा ही किया जाने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। स्थानीय निवासियों का मतलब क्या दोस्तों, यानी जैसे अगर दोस्तों हमारे यहाँ बरसात हुई तो दोस्तों उसका यानी अगर हम ही उस जल को इकट्ठा करें तो दोस्तों यह इसका अच्छा परिणाम होता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई कार्य अपने लिए करते हैं तो दोस्तों उसमें हम ज़्यादा खुशी से और ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ करते हैं। तो वही है कि स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, यानी स्थानीय निवासी जो करेंगे वो अपने लिए करेंगे और दोस्तों वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस काम को करेंगे। तो ध्यान रखना जल संग्रहण का तात्पर्य वर्षा जल को एकत्रित करना और उसका उपयोग करना है। जल संग्रहण तकनीकों का नियंत्रण स्थानीय निवासी द्वारा ही किया जाने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है विभिन्न प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। विभिन्न प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। 2019, 20 और 21 यानी 3 साल दोस्तों लगातार पूछा गया है कि विभिन्न प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। तो अक्षय संसाधन सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अक्षय संसाधन का मतलब दोस्तों जो कभी ना समाप्त होने वाले, यानी दोस्तों जो कभी क्षय ना हो। क्षय का मतलब जो कभी समाप्त ना हो। तो अक्षय संसाधन जो कभी समाप्त ना हो। तो सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा 3 ऐसे संसाधन हैं जो दोस्तों कभी समाप्त नहीं होने वाले। सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है। दोस्तों क्षयकारी संसाधन का मतलब है दोस्तों जो समाप्त हो जाएंगे। क्षयकारी का मतलब जो समाप्त हो जाएंगे। जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं। क्षय का मतलब दोस्तों समाप्त होने वाले कार्य, क्षयकारी यानी समाप्त होने वाले संसाधन। ये 2 प्रकार के होते हैं नवीनीकरण संसाधन, वन, वन्यजीव, भूमिगत जल, स्वच्छ जल आदि, और अनवीनीकरण संसाधन कोयला, पेट्रोलियम। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर हम वनों में लगातार कटाई करते जाएंगे तो दोस्तों एक दिन वन भी समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं अगर हम जीवों को ऐसी मारते रहे तो दोस्तों एक दिन ये जीव ही समाप्त हो जाएंगे, यानी जो जंगली जानवर है। दोस्तों भूमिगत जल, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 70% पानी है, लेकिन दोस्तों उसमें से कुछ 1-2% ही ऐसा है पानी जो इसे हम पीने योग्य यानी जिसे हम पीते हैं, यानी
दोस्तों कुछ 0.5 में ही ऐसा जिसे वो पीने योग्य होता है। दोस्तों स्वच्छ जल, जल भूमिगत जल, स्वच्छ जल आदि। अगर दोस्तों हम इन्हें बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। तीसरा है दोस्तों अनवीनीकरण संसाधन। दोस्तों अनवीनीकरण संसाधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आदि, कोयला पेट्रोलियम आदि। दोस्तों अगर ये कोयला और पेट्रोलियम का हम ज़्यादा उपयोग करते रहे तो दोस्तों ये ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त होने के कगार पर है बिल्कुल। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि वन संसाधन हेतु सबसे उपयोगी विधि क्या हो सकती है। वन संसाधन हेतु सबसे उपयोगी विधि क्या हो सकती है। 2017-18-22 2017-18-22 में पूछा गया दोस्तों वन संसाधन हेतु उपयोगी विधि कौन से है। तो संयुक्त वन प्रबंधन जो विधि है वो सबसे उपयोगी विधि है, यानी यह वन संरक्षण की सबसे उपयोगी विधि है। यह वन संरक्षण की सबसे उपयोगी विधि है। इसका अर्थ है वन का प्रबंधन व वन विभाग द्वारा स्थानीय निवासियों के सहयोग से करना। स्थानीय नागरिकों को भी वन संरक्षण की भागीदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि ये वन का संपोषित तरीके से सुरक्षा व उपयोग कर सकते हैं। इन दोस्तों वो पूछा जाता है कि वन संरक्षण यानी जो वन है, जो पेड़ पौधे हैं उन्हें बचाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या है। यानी अगर जो पेड़ पौधे हैं उन्हें बचाने की सबसे उपयोगी विधि क्या है, तो संयुक्त वन प्रबंधन यह वन संरक्षण की सबसे उपयोगी विधि है। इसका अर्थ है कि वन का प्रबंधन वन विभाग द्वारा स्थानीय निवासियों के सहयोग से करना। यानी कि जो वन का प्रबंधन है, यानी संयुक्त वन प्रबंधन का मतलब है कि वन प्रबंधन वन विभाग द्वारा व स्थानीय लोगों के सहयोग से करना। ये जो वनों का प्रबंधन है, यानी जो दोस्तों वनों की देखभाल है वो क्या तो वन विभाग के जो वन विभाग के कर्मचारी होते हैं उनके लिए यानी वे करें, या जो वहाँ के स्थानीय लोग, यानी जैसे दोस्तों हमारा गाँव है और दोस्तों हमारे गाँव के आसपास के जो वन है, हमारा खेत है या हमारे गाँव के आसपास जो वन है दोस्तों, उनकी केयर कैसे हो सकती है दोस्तों, क्या तो वन विभाग वाले उनकी केयर करें। दोस्तों दूसरा हो सकती है कि हम उनकी लगातार केयर करें। दोस्तों वन विभाग वाले भी इतनी अच्छी केयर नहीं कर सकते जितनी अच्छी हम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वन विभाग वाले हर टाइम यहाँ मौजूद नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों हमारा गांव है तो हम हर टाइम वहाँ मौजूद हो सकते हैं, तो हम उनकी अच्छी केयर कर सकते हैं। तो स्थानीय नागरिकों को भी वन संरक्षण की भागीदारी दी जानी चाहिए। सही कह रहे हैं कि जो स्थानीय नागरिक हैं उन्हें भी वन संरक्षण की भागीदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि ये वन को संपोषित तरीके से सुरक्षा व उपयोग कर सकते हैं। यानी संपोषित का मतलब होता है दोस्तों एक बेहतर यानी अच्छे तरीके से उन्हें संपोषित और उनका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे पेज पर। दोस्तों दूसरे पेज पर है क्वेश्चन नंबर है यानी क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों 3 तो पीछे हो गया दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। यानी क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। दोस्तों 2014, 16, 19 और 22 में पूछा गया। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं दोस्तों बहुविकल्पी यानी बहुविकल्पी करा दोस्तों, लघु, अति लघु और विस्तृत होते 30% तीनों पर्सन होते हैं। उसमें दोस्तों जो भी पूछा जाता है और जो आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है दोस्तों, मैं वही लेकर आपके लिए आता हूँ। तो पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुई थी, क्या है ये। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 आदि का उत्सर्जन को स्थिर व कम करने के प्रयासों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 आदि के उत्सर्जन को स्थिर व कम करने के प्रयासों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 आदि के उत्सर्जन को स्थिर व कम करने के प्रयासों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल है आप सभी जानते हैं, जो हमारा ये ब्रह्मांड, ये जो हमारा पृथ्वी है दोस्तों, इसमें CO2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, इसका उत्सर्जन की मात्रा ज़्यादा होगी थी। आदि के उत्सर्जन को स्थिर व कम करने के लिए, यानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन यानी जो इसे निकलना है को स्थिर व कम करने के प्रयासों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो ध्यान रखना क्या है, CO2 क्योटो प्रोटोकॉल वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 आदि के उत्सर्जन को स्थिर करने के लिए स्थिर व कम करने के प्रयासों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ताकि जलवायु तंत्र को कुप्रभावित करने वाले क्रियाकलाप पर लगाम लग सके। इसे जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 को अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, यह जो वायुमंडल में जो होती है ग्रीन हाउस गैसों को उनको कम करना और यानी उनके उत्सर्जन को कम करना और स्थिर करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे जापान के क्योटो शहर में 1997 को अंगीकृत किया गया था। ध्यान रखना, अंगीकृत किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 देखो, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है।
तो दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है दोस्तों? 2014, 16, 19 और 21 में पूछा गया। 2014, 16, 19 और 21 में पूछा गया। अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1773 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 व्यक्तियों के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया और उनकी स्मृति में चिरस्थायी बनाना तथा पर्यावरण संरक्षण को जन जागृति हेतु वन्य जीव संरक्षण हेतु पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों समझेंगे क्या, जो अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 व्यक्तियों के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया। ये दोस्तों जब अंग्रेजों का टाइम था तो दोस्तों अंग्रेज वहाँ के जो खेजड़ी वृक्ष है, आप सभी जानते हैं, जो राजस्थान का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो खेजड़ी है दोस्तों, उन पेड़ों को काट रहे थे अंग्रेज। तो दोस्तों इन्होंने पेड़ से लिपट कर दोस्तों पेड़ को नहीं छोड़ा दोस्तों, ये खुद कट गए लेकिन उन्होंने पेड़ को नहीं छोड़ा। तो ध्यान रखना कि अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 दोस्तों 363 व्यक्तियों के साथ स्वयं का बलिदान यानी खुद भी मर गई, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाना तथा पर्यावरण संरक्षण को जन जागृति हेतु वन्य जीव संरक्षण हेतु पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1771 में राजस्थान के जोधपुर में खेजराली गांव के वृक्षों को बचाने के लिए 363 व्यक्तियों के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाना तथा पर्यावरण संरक्षण को जन जागृति हेतु वन्य जीव संरक्षण हेतु पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए इन्होंने खुद का बलिदान दिया था, इसलिए वन्य जीव संरक्षण हेतु पुरस्कार दिया जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, जल में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्यों संकेत देती है? 19-21-22 2019-21-22 में पूछा गया दोस्तों। जल में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति इसके मानव मल से सदूषित होने का परिचालक है। तो ध्यान रखना, जल में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति इसके मानव मल से संदूषित होने की परिचायक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर वो पूछा कि जल में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या संकेत देती है, तो दोस्तों जल में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति यह संकेत देती है कि इसमें मानव मल से संदूषित होने की परिचालक है, यानी दोस्तों इस जल में मानव मल मूत्र हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है ना कोलीफॉर्म जीवाणु में मानव मूत्र में पाया जाता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 6, किन्हीं दो वन उत्पादनों को लिखिए। 2016, 17, 19 और 21 में पूछेगा। वन उत्पादन कैसे दोस्तों? वन उत्पादन होते हैं ऐसे, जैसे किन्हीं दो वन उत्पादनों को लिखिए। 2016, 17, 19 और 21 में पूछा गया दोस्तों। यानी वन उत्पादन कैसे, यानी दोस्तों हम वनों का उपयोग करके जो चीज़ बनाते हैं उन्हें वन उत्पादन कहते हैं। क्या? वनों का उपयोग करके जो चीज़ बनाते हैं उन्हें वन उत्पादन कहते हैं। जैसे दोस्तों कागज़ का उत्पादन करने के लिए पौधों को लुगदी प्रयोग की जाती है। यानी वन उत्पादन जो हम पेड़ पौधों से जो उत्पाद बनाते हैं उन्हें लिखिए। तो दोस्तों किन्हीं दो को पूछा तो लिख दो। कागज़ का उत्पादन करने के लिए पौधों को लुगदी प्रयोग की जाती है, यानी कागज़ का उपयोग करने के लिए हमें पौधों की लुगदी प्रयोग की जाती है। यानी अगर हमें कागज़ का उत्पादन, दोस्तों आप सभी जानते हैं जो कागज़ बनता है वो पौधे की लुगदी यानी पेड़ पौधे से बनाया जाता है। दूसरा, तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी के उद्योग में किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा पत्ता? तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी के उद्योग में किया जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो बीड़ी का उद्योग है यानी तंबाकू का, यह भारत का भी एक बड़ा उद्योग है। तो दोस्तों इसका उपयोग कहाँ जाता है? तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। 2020, 21 और 22 में पूछा गया कि वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो वन्य जीव एक महत्वपूर्ण क्षयकारी लेकिन नवीनीकरण संसाधन है। तो दोस्तों देखना, वन्य जीव एक महत्वपूर्ण क्षयकारी का मतलब होता है दोस्तों जो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन नवीनीकरण संसाधन है। ये सभी पादप व जंतु जो घरेलूकृत नहीं है तथा अपने जीवन हेतु सभी आवश्यक प्राकृतिक स्वयं को पूर्ण करते हैं, वन्य जीव कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये वन्य जीव एक महत्वपूर्ण क्षयकारी लेकिन नवीनीकरण संसाधन है। वे सभी पादप व जंतु, यानी वे सभी पादप व जंतु जो घरेलूकृत नहीं है। घरेलूकृत दोस्तों जो घर में नहीं पाले जाते, जैसे गाय होगी, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, दोस्तों घरेलूकृत नहीं है तथा अपने जीवन हेतु, यानी दोस्तों अपने जीवन हेतु सभी आवश्यकताएं प्राकृतिक स्वयं पूर्ण कराते हैं, वन्य जीव कहलाते हैं। दोस्तों वन्य जीव कौन होंगे? दोस्तों वन्य जीव वे होते हैं जो हमारे घरों में नहीं पाए जाते और लेकिन जंगलों में पाए जाते हैं, और उनकी सभी आवश्यकताएं जैसे उनके खाने की, पीने की, सबकी जो पूर्ति है दोस्तों कौन करती है? प्राकृतिक करती है। तो ये कह रहा है कि वन्यजीव एक महत्वपूर्ण क्षयकारी लेकिन नवीनीकरण संसाधन है। वे सभी पादप जो
वे सभी पादप व जंतु जो घरेलूकृत नहीं है, घरेलूकृत मतलब दोस्तों घर में नहीं पाए जाते तथा अपने जीवन हेतु सभी आवश्यकताएं प्राकृतिक स्वयं पूर्ण करते हैं, यानी प्रकृति से स्वयं खुद पूर्ण करते हैं, यानी जिनकी जो आवश्यकता है वो किससे, प्रकृति से पूर्ण करते हैं, वन्यजीव कहलाते हैं, वन्यजीव कहलाते हैं। तो दोस्तों यानी जो थी ये हमारी साइंस की, जो दोस्तों आज हमारा साइंस का चैप्टर नंबर लास्ट था, चैप्टर नंबर 15। आपने, आई होप कि आपको दोस्तों क्लास समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास समझ में आई होगी तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, आपका जो साइंस है वो समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब हम इसका करेंगे मॉडल पेपर। क्या इसका करेंगे दोस्तों मॉडल पेपर। तो दोस्तों इसके मॉडल पेपर हर रोज़ एक मॉडल पेपर आया करेगा, हर रोज़ एक मॉडल पेपर, हर रोज़ नहीं दोस्तों, हाँ इसका मॉडल पेपर आया करेगा दोस्तों। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जब भी मॉडल पेपर आएगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वे सभी सीरीज चला हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों आपको टॉपर बना सकती है। तो दोस्तों आप इसे वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।